हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 6 मई 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं। आतंकी इंडस्ट्री का प्रवक्ता है पाक, ये स्टेटमेंट दिया है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, और ये मौका था एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का। इसमें एस जयशंकर ने दो टूक बातों में बोला कि जब तक पाकिस्तान जो अधिकृत कश्मीर है वहाँ से आतंकवाद खत्म नहीं हो जाता और वहाँ से जो भारत का अधिकार है वो शुरू नहीं हो जाता, तब तक इसको हम लोग द्विपक्षीय वार्ता के लिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत पहुंचकर पाक मीडिया के साथ जब ये वार्ता हो रही थी तो उसमें कश्मीर मुद्दे को उठाने और आतंकवाद पर स्वयं को पीड़ित देश साबित करने की पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की रणनीति बहुत भारी पड़ गई उनको। जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने आतंकवाद पर जो पाकिस्तान का दोहरा चरित्र है उसको तो बेनकाब किया ही किया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि कश्मीर पर दोनों देशों के बीच कोई बातचीत सिर्फ उसके कब्जे से कश्मीर को छुड़ाने को लेकर होगी। जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से जो आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग की अपील पर जयशंकर का दो टूक जवाब था कि भारत आतंकवाद से पीड़ित है और उसे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों से कोई बात भी नहीं करनी है। जयशंकर ने जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं को आतंकवाद को न्याय संगत बताने वाला और उसका समर्थन करने वाला बताया, यानी बहुत एग्रेसिव मूड में थे जयशंकर। एससीओ विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उनका जो रवैया था एस जयशंकर का वो काफ़ी एग्रेसिव था। इसमें की कई वजह भी बताई जा रही हैं। एक तो है कर्नाटक में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, दूसरा है जो राजौरी में आतंकवादी हमला हुआ है, और तीसरा भुट्टो की तरफ से दिए गए साक्षात्कार और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला गया कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है वो तो उनका है ही, और जो भारत वाला जो कश्मीर है उस पर 370 जो हटाया गया है उससे जब तक उसमें 2019 से पहले वाली स्थिति बहाल नहीं हो जाती तब तक उस पर कोई वार्ता नहीं होगी। ये सबसे मेन पॉइंट थे जिसमें हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो एग्रेसिव दिखे। इन सभी विषयों पर जयशंकर ने एक एक करके जवाब भी दिया। उन्होंने बोला कि जो पाकिस्तान विदेश मंत्री हैं वो एससीओ के सदस्य होने के नाते भारत आए हैं और उसी हिसाब से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट उनको नहीं दी जा रही है। भुट्टो ने कश्मीर में जो G20 की बैठक होने वाली है उस पर भी आपत्ति जताई। इसका जवाब एस जयशंकर ने यह दिया कि अब आप इस पर बोलेंगे जबकि आप इसके सदस्य हैं ही नहीं, और जम्मू कश्मीर है वो भारत का एक राज्य है, अभिन्न अंग है। जैसे और राज्यों में शहरों में G20 की बैठक हो रही है उसी तरीके से ही कश्मीर में भी बैठक होगी, इसलिए उन्हें तो इस बारे में बोलना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो G20 के सदस्य ही नहीं हैं। और जहाँ तक कश्मीर की बात है तो वो भारत जिस तरह से अपने दूसरे राज्यों के साथ बर्ताव करता है, जम्मू कश्मीर के साथ भी भारत का वही रिश्ता है। अगर इस पर पाकिस्तान से कोई बात होगी तो सिर्फ उसके कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने के लिए होगी। उन्होंने कहा कि मेरा सुझाव ये है कि वह अब जागें और सच को स्वीकार करें। अनुच्छेद 370 अब इतिहास बन चुका है और इसे जितना जल्दी वे स्वीकार करेंगे उतना ही जल्दी वो ट्रॉमा से बाहर आएंगे। यानी बहुत तीखे शब्दों में भी जयशंकर ने उनको आड़े हाथों लिया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि शरद पवार ने पद छोड़ने का निर्णय वापस लिया। अब इन्होंने जो पुस्तक लिखी है जिसमें अपनी जीवनी इन्होंने लिखी है और उसमें पुस्तक का नाम है लोग माझे सांगति, यानी लोग मेरे साथी हैं। इसमें इन्होंने 1 मई 1960 से लेके 1 मई 2023 तक के अपने पूरी लाइफ को इस पे लिखा है, और उन्होंने इस पुस्तक में लिख के छपवा भी दिया कि मैं ये पद छोड़ रहा हूँ और कोई और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। तो अब जब इसमें विरोध होने लगा कि नहीं, आपको जो आपका इस्तीफा है वो नहीं देना चाहिए, अभी आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहना चाहिए, इसके बाद शरद पवार ने अपना निर्णय हालांकि वापस ले लिया है, लेकिन उन्होंने बोला है कि पार्टी के पुनरुत्थान और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए संगठन में बहुत से बदलाव की ज़रूरत है और मैं उस बदलाव को करूँगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि राजौरी में आतंकियों ने किया हमला, 5 कमांडो इसमें हमारे शहीद हो गए हैं।
देखिए, पाकिस्तान पोषित आतंकियों ने शुक्रवार को राजौरी के घने जंगल में सेना के एक गश्ती दल पर घात लगाकर हमला किया। इसमें सेना की स्पेशल फोर्स के 5 पैरा कमांडो शहीद हो गए और एक मेजर गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के बाद भाग निकले आतंकियों को मार गिराने के लिए सेना और अन्य सुरक्षा बलों ने सघन तलाशी अभियान छेड़ रखा है। हमला करने वाले आतंकियों की संख्या 4 से 5 बताई जा रही है। इस दौरान एहतियातन राजौरी में करीब 2 घंटे तक इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। अगर हम बात करें जम्मू संभाग में पुंछ और राजौरी में पिछले 16 दिनों में 2 आतंकी हमलों में सेना के 10 जवान बलिदान हो चुके हैं। 20 अप्रैल को पुंछ के भाटा धुलिया जंगल के पास सैन्य वाहन पर हमले में 5 जवान बलिदान हुए थे, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया था। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। मणिपुर के बिगड़ते हालात पर अमित शाह की सीधी नजर। अब देखिए, मणिपुर में जो वो आरक्षण को लेकर बवाल चल रहा था, उस पर फिर सेना को और असम राइफल्स को तैनात किया गया था। सेना को ये ऑर्डर दिए गए थे कि जो भी आंदोलनकारी या फिर उपद्रवी हैं उनको देखते ही गोली मार दी जाए। तो मणिपुर के जो बिगड़ते हालात हैं उसको काबू करने के लिए जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के अंतिम दौर में शुक्रवार को तय 5 सभाओं और रोड शो को रद्द कर दिया। शाह राज्य तथा केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं। वह मणिपुर की स्थिति के बारे में सुरक्षा तथा खुफिया एजेंसियों से नियमित रूप से जानकारी भी ले रहे हैं। गुरुवार को मणिपुर समेत सभी पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बातचीत भी करी और पल पल की जानकारी भी इसमें उन्होंने ली है। मणिपुर में सेना और असम राइफल्स के लगभग 10,000 जवानों को तैनात किया गया है और इन जवानों ने राज्य के कई इलाकों में शुक्रवार को फ्लैग मार्च किया। केंद्र ने आदिवासियों और मैती समुदाय के बीच हिंसा के मद्देनजर सीआरपीएफ और बीएसएफ सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ की 20 नई कंपनियां भेजी हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। कोरोना अब वैश्विक महामारी नहीं है, डब्ल्यूएचओ यानी कि अगर हम डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो कोरोना अब खत्म हो चुका है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर कोट भी किया कि हर 3 मिनट में एक कोरोना से मौत हो रही है। अगर ये मौत हो रही है तो अभी इनको ये ऐलान नहीं करना चाहिए था। देखिए, 3 वर्षों की जो लंबी विभीषिका के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार को वैश्विक महामारी के रूप में कोरोना के खत्म हो जाने की घोषणा की है और कोरोना अब सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है, ऐसा डब्ल्यूएचओ ने बोला है। डब्ल्यूएचओ के जो महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस अदनोम ने कोरोना और वैश्विक स्वास्थ्य का मुद्दा विषय पर मीडिया को संबोधित करते हुए ये ऐलान कर दिया है। टेड्रोस ने कहा कि बड़ी आशा के साथ ये मैं घोषणा करता हूं कि कोरोना अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वैश्विक स्वास्थ्य पर इसका खतरा नहीं है, इसका खतरा अभी भी बना हुआ है और पिछले सप्ताह कोरोना से हर 3 मिनट में एक जान गई है। डब्ल्यूएचओ महानिदेशक ने कहा कि दुनिया भर में लाखों लोग आईसीयू में अपने जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। जनवरी 2020 में कोरोना को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया था। टेड्रोस ने कहा कि 1221 दिन पहले डब्ल्यूएचओ को चीन के वुहान शहर में निमोनिया के मामले पता चले थे, जिसके कारण लोगों की जान जा रही थी। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों के तहत इसमें बैठक बुलाई गई थी और तब पाया गया था कि ये कोरोना है और इससे लोगों की जान जा रही है। तो अभी तो हालांकि इन्हें ये अनाउंस नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, फ्रांस की राष्ट्रीय परेड के मुख्य अतिथि होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 14 जुलाई को फ्रांस की राष्ट्रीय परेड होगी उसके वो मुख्य अतिथि होंगे। पेरिस में होने वाली बास्टील डे परेड में भारतीय सैन्य बल का एक दस्ता भी हिस्सा लेगा। यह जानकारी विदेश मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को दी गई है। मोदी ने शुक्रवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को बास्टील के डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने पर धन्यवाद भी दिया। भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी के देखिए 25 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं और मुख्य अतिथि के रूप में इन्हें आमंत्रित किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के न्योते को प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया। फ्रांस के राष्ट्रपति की ओर से फ्रेंच और हिंदी में ट्वीट किया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित फ्रांस यात्रा दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के दूसरे चरण के लिए बेहद अहम है और इस दौरान रणनीतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक और आर्थिक सहयोग सहित अन्य क्षेत्रों में नए लक्ष्य तय किए जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के फैसले पर पुनर्विचार की मांग पर विचार 9 मई को। देखिए, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकनेस जो क्लास होती है को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में 10% आरक्षण को सही ठहराने वाले फैसले पर पुनर्विचार की जो मांग है वो सुप्रीम कोर्ट 9 मई को करेगा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ के मामले पर विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 7 नवंबर 2022 को 3-2 के बहुमत से फैसला देते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने का प्रावधान करने वाले संविधान के 103वें संशोधन को सही ठहराया था। फैसला देने वाली 5 सदस्यीय पीठ में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला M त्रिवेदी और JB पांडीवाला ने आर्थिक आधार पर आरक्षण को सही ठहराया था, जबकि तत्कालीन चीफ जस्टिस UU ललित और जस्टिस S रविंद्र भट्ट ने बहुमत के फैसले से असहमति जताई थी। नेक्स्ट न्यूज है SCO विदेश मंत्रियों की बैठक में 15 अहम समझौतों पर सहमति। देखिए, संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक शुक्रवार को संपन्न हो गई। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर की अध्यक्षता में हुई बैठक में 15 अहम समझौतों पर सहमति बनी है। इन समझौतों को अब जुलाई 2023 की राष्ट्र प्रमुखों की बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा और सार्वजनिक किया जाएगा। बैठक में SCO के दायरे में 5 और देशों को वार्ता साझेदार के तौर पर शामिल करने का फैसला किया गया है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात है यानी UAE, म्यांमार, मालदीव, कुवैत और बहरीन शामिल हैं, जबकि ईरान और बेलारूस को पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा दिया गया है। बैठक में SCO की आधिकारिक भाषा में अंग्रेजी को शामिल करने के प्रस्ताव पर भी सहमति बन गई है। नेक्स्ट न्यूज है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार पर लगाया 4000 करोड़ का जुर्माना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने विज्ञानी रूप से ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन नहीं करने पर बिहार पर 4000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया है। बेंच के जो अध्यक्ष हैं जस्टिस AK गोयल, उन्होंने धनराशि 2 माह में रिंग फेस अकाउंट में जमा करने के निर्देश दिए हैं। यह अकाउंट राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मुख्य सचिव की निगरानी में संचालित किया जाएगा। बेंच में शामिल जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस अरुण कुमार त्यागी व विशेष सदस्य अफरोज अहमद व A सोंथिल वेल ने कहा कि हम शासनादेश विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट और न्यायाधिकरण के निर्णयों के उल्लंघन में विज्ञानी रूप से तरल और ठोस कचरे का प्रबंधन नहीं करने पर राज्य पर 4000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाते हैं। बेंच ने कहा कि जुर्माने की धनराशि का प्रयोग ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना, पुराने कचरे के निस्तारण, सीवेज उपचार संयंत्रों, मल कीचड़ और सेप्टेज उपचार संयंत्रों की स्थापना के लिए किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में हम पहली न्यूज ले रहे हैं कि कच्चे तेल के मूल्य में कमी से घटेगी महंगाई। देखिए, दुनिया की जो अर्थव्यवस्था के लिए कच्चे तेल की कीमतों में कमी भले ही नुकसानदेह हो, लेकिन भारत के लिए यह फायदेमंद साबित होने जा रही है। पिछले 1 महीने के दौरान कच्चे तेल की कीमत में लगभग 14% की गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल यह $73 प्रति बैरल के आसपास है। पिछले 1 साल के दौरान कच्चे तेल की कीमत 34% घटी है। पिछले साल मई के पहले सप्ताह में कच्चे तेल की कीमत $112 प्रति बैरल के नज़दीक थी। विशेषज्ञों के मुताबिक कच्चे तेल के दाम अभी और कम होंगे क्योंकि अमेरिका से लेकर यूरोप तक मंदी की चपेट में आते दिख रहे हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब की सरकारी तेल विक्रेता कंपनी आरामको ने एशिया देशों के अपने खरीदारों के लिए जून माह की तेल कीमतों में प्रति बैरल $2.25 की कटौती का ऐलान किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि टिम कुक ने भारत को बताया रोमांचक बाजार। देखिए, एप्पल के CEO टिम कुक ने कहा है कि भारत अविश्वसनीय रूप से रोमांचक बाजार है, कंपनी इस पर ध्यान दे रही है। आईफोन बनाने वाली कंपनी के मुखिया ने यह भी बताया है कि भारत में उसके कारोबार ने एक नया तिमाही रिकॉर्ड बनाया है और सालाना आधार पर बेहद मजबूत 2 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी ने पिछले महीने मुंबई और दिल्ली में खुदरा स्टोर खोले हैं और इन स्टोर का उद्घाटन करने के लिए स्वयं कुक भारत आए थे। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज।
किंग्स चार्ल्स तृतीय का आज होगा राज्याभिषेक। तो ये ब्रिटेन के किंग चार्ल्स की शनिवार को ताजपोशी होगी। इसे लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। 11,000 सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर निगरानी रखेंगे। समारोह में देश विदेश से 2,000 से गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। भारत की ओर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और जबकि अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति धनखड़ शुक्रवार को यहां पहुंचने के बाद एक स्वागत समारोह में किंग्स चार्ल्स तृतीय के साथ बातचीत करेंगे। धनखड़ अपनी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ ब्रिटेन के नए सम्राट की ऐतिहासिक ताजपोशी के लिए आमंत्रित किए गए दुनिया भर के अनुमानित 100 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों में शामिल होंगे। ब्रिटेन में इतना बड़ा आयोजन करीब 70 वर्ष बाद किया जा रहा है। इससे पहले 1953 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक के दौरान ऐसा भव्य आयोजन किया गया था। चलिए, तो ये आज का 6 मई 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।